विदिशा के मूरवास गांव में सरपंच पति की हत्याकांड में एक अहम खुलासा हुआ है। सरपंच पति संतराम वाल्मीकि से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जी मीडिया के हाथ लगे हैं। दस्तावेजों के अनुसार मृतक संतराम ने कई बार वन माफिया और वन विभाग की साठगांठ से वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। संतराम ने कलेक्टर से लेकर कई अधिकारियों तक शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आज संतराम वाल्मीकि की हत्या के विरोध में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय दलित महासंघ ने कलेक्टर और एसपी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा की मांग की गई। पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। माफिया है तो प्रशासन को इस कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में कह चुके हैं कि ऐसे दमंग लोगों पे जो ऐसे लोग काम अतिक्रमण कर रखे उन पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्रशासन स्वतंत्र है। अगर सरकार मना करती है तो इसके लिए हम सरकार का विरोध भी कर। वन विभाग की जमीन पर जिन भूमाफियों ने कब्जा कर रखा था उसको मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने अनेक जगह उसकी पहल की थी। वहाँ के माफियाओं को ये लगा कि उनकी ज़मीन उनके हाथ से जाएगी या उनकी आवाज़ दबाना चाहिए, तो उनकी निर्मम हत्या कर दी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है प्रशासन से कि ये परिवार के द्वारा की गई हत्या नहीं है। इसमें वन विभाग के अधिकारी शामिल हैं, फ़कीर मोहम्मद शामिल है, इसमें लापरवाह पुलिस विभाग के हमारे कर्मचारी शामिल हैं। वहाँ की पुलिस प्रशासन ये काम कर रही है कि ट्रैक्टर का वो एक्सीडेंटल केस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन 5-6 अपराधियों को 302 की केस लगाया जाए, हरियाणा एक्ट लगाया जाए। मध्य प्रदेश की पूरी वाल्मीकि समाज वहाँ पे इकट्ठा होगी और खुद वहाँ पे कब्जा हटाने का काम करेगी। इस केस में पुलिस द्वारा 302 SC एक्ट का FIR दर्ज की गई। साथ ही साथ इसमें 4 आरोपियों का नाम उल्लेखित किया गया था FIR में। पुलिस के प्रयासों से 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमने 5वां आरोपी भी गिरफ्तार किया है, जो हमें संदेह है कि कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग में शामिल हुआ हो। वो पूछताछ और सबूत एकत्रित करना जारी है। वहीं विदिशा जिले के मूरवास पंचायत के दलित सरपंच पति की हत्या पर कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि प्रदेश में माफिया का कहर और आतंक बदस्तूर जारी है। छतरपुर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या, रायसेन में करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या, विदिशा में दलित सरपंच के पति की हत्या से साबित होता है कि प्रदेश में माफिया अपराधी तत्व जमीन में ना तो गाड़े, ना टांगे और ना ही लटकाए जा रहे हैं, बल्कि निर्दोष लोगों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले कर उन्हें रोज माफिया लटका रहे हैं, टांग रहे हैं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि आपके जुमले कब हकीकत में बदलेंगे, कब माफिया प्रदेश छोड़कर भागेंगे। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि मुंह चलाना काफी आसान है, सरकार चलाने में और मुंह चलाने में काफी अंतर है। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार में माफिया अपराधी तत्वों का प्रदेश में आतंक समाप्त कर दिया था, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार की वापसी के साथ माफिया अपराधियों की भी वापसी हो गई है। कमलनाथ ने विदिशा में हुई घटना के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। तो विदिशा में हुई हत्या को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन माफिया ने दिन दहाड़े युवक को मौत के घाट उतार दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बीजेपी के संरक्षण में वन माफिया सक्रिय हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि वन माफिया के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। से हृदय विदारक है। इस तरह का माफिया बिना प्रशासन और भाजपा नेताओं के संरक्षण के काम नहीं कर सकता है। पूरा मध्य प्रदेश केवल माफिया प्रदेश बन के रह गया है और प्रदेश की जनता का दमन शोषण ये माफिया तंत्र कर रहा है। इसके लिए पूरी तरह भाजपा सरकार जिम्मेदार है। विदिशा के मूरवास गांव में हुई सरपंच पति की हत्या पर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने दुख जाहिर किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। भारत सिंह ने कहा कि प्रदेश में माफिया कमलनाथ सरकार की देन है। अब कमलनाथ सरकार चली गई है और माफिया का भी सफाया हो रहा है।
निश्चित रूप से कार्रवाई निरंतर जारी है। जितना भी प्रदेश के अंदर जो वातावरण प्रदूषित हुआ वो कमलनाथ जी की सरकार में हुआ, और मैं इतना अवश्य कहूँगा ये शिवराज जी की सरकार है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। जो गलत काम करते हैं, गलत काम के लिए इस सरकार में कोई स्थान नहीं है। और इसी मुद्दे पर रात 8 बजे देखिए आपकी आवाज़। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के रण में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है, जहां सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। दूसरी तस्वीर संघ के कार्यकर्ता के घर की है। सीएम शिवराज ने 15 साल से स्वयं सेवक रहे राम प्रसाद मन्ना के घर पर पहुंचकर भोजन किया। तीसरी तस्वीर खेजूरी की है, जहां सीएम शिवराज ने रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। टीएमसी को टेरर, मर्डर और करप्शन उन्होंने बताया है। बुलेटिन में अब बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान को एमपी से मिल रहे समर्थन की। जी हां, सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान को मध्य प्रदेश से समर्थन मिला है। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बयान को विवाद का नहीं बल्कि सम्मान का विषय बनाना चाहिए। यदि महिलाएं फटे कपड़े पहनेंगी तो उस पर नजर जाएगी। कोई गरीब भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे फटे कपड़े पहने। उधर विधायक कृष्णा गौड़ ने भी सीएम तीरथ सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आधुनिकता की दौड़ में सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि फटी जींस पहनना कौन सी सभ्यता है। और बीजेपी के विधायक कृष्णा गौड़ ने तीरथ सिंह के फटी जींस वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आधुनिकता की होड़ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सभ्य समाज में रहते हैं। कृष्णा गौड़ ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी परिवेश को ही आधुनिकता मान बैठी है। उन्होंने कहा कि हम आवरण से नहीं आचरण से आधुनिक होना चाहिए हमें। उन्होंने कहा कि फटी जींस पहनना सभ्यता की निशानी कभी नहीं हो सकती। जींस पहनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन फटी जींस पहनना सभ्यता नहीं है। जी ने जो बयान दिया है मैं उसका समर्थन करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिकता की होड़ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सभ्य समाज में रह रहे हैं। तो हमारा आचरण आधुनिक होना चाहिए, हमारा व्यवहार आधुनिक होना चाहिए, हमारा आवरण नहीं। हमारी संस्कृति तो बड़ी सभ्य संस्कृति कहलाती है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह के बयान को विवाद का नहीं सम्मान का विषय बनाना चाहिए। कमल पटेल ने कहा कि माता बहनें फटे कपड़े पहनती हैं तो लोगों की नजरें उस पर चली जाती हैं। कमल पटेल ने कहा कि विदेशी महिलाएं हमारी संस्कृति को अपना रही हैं तो फिर हम उनकी संस्कृति को क्यों अपना रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें फटी जींस पहनना है तो पहने, लेकिन फटे कपड़े रहेंगे तो उस पर नजर जाएगी। कमल पटेल ने कहा कि वो अपने परिवार के लोगों को फटे कपड़े नहीं पहनाते। कोई गरीब भी अपने बच्चों को फटे कपड़े नहीं पहनाना चाहता। बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, और इसलिए सब अच्छे कपड़े पहने, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर आप भी फटे कपड़े पहनोगे तो आपके फटा है कहीं तो उस पर नजर जाएगी। मेरा फटा कपड़ा होगा तो नजर जाएगी। तो हमारी माता बहनों के भी फटे कपड़े रहेंगे तो उस पर लोगों की नजर जाएगी। हमारी माताएं बहनें हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। उनकी इज्जत रखना हम सबका दायित्व है, और ये समाज की जिम्मेदारी है कि और हमारी भारतीय संस्कृति उसके अनुसार रहे। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल ने कहा कि लड़कियां चांद पर पहुंच रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं और ये लोग कपड़ों की बात कर रहे हैं। विभा पटेल ने कहा कि क्या ये लोग अपने लड़कों को धोती कुर्ता पहनने को कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात केवल बातें रहती हैं। वो शुचिता और संस्कार की बात करते हैं, लेकिन आज केवल संस्कारों की आवश्यकता हम ये नहीं है कि हम कपड़े क्या पहनते हैं।
आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने लड़कों को क्या सिखाते हैं। क्या ये अपने लड़कों को कहेंगे कि धोती और कुर्ता पहनकर आज सार्वजनिक जीवन जिएं? ये इनकी संकीर्ण मानसिकता दर्शाता है। दरअसल आज बहस की आवश्यकता ये है कि बच्चियों के साथ लड़कों का व्यवहार किस तरह का हो। कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाए जाने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ के कार्यकाल को रावण राज तक बता डाला। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कमलनाथ का राज रावण की तरह दंभ करने वाला था। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को कमलनाथ सरकार का रावण राज्य खत्म हुआ था, लंका जली और राम राज्य शुरू हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस की जगह झूठे वायदों के लिए जनता से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पर कांग्रेस पार्टी कल लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है कि कल कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, इसलिए कल लोकतंत्र के सम्मान में सम्मान दिवस मनाएंगे। कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षक कब से हो गई? जो भरे चौराहे पर लोकतंत्र की गला घोटती हो। इंदिरा गांधी जी ने जहां आपातकाल लगाकर सारी राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार करके लोगों को जेल में डाला हो, भारतीय जनता पार्टी की जहां 5-5 सरकारों की कुर्बानी हुई हो, कांग्रेस वहां लोकतंत्र की क्या बात कर सकती है? और 15 महीने कांग्रेस का कैसा रहा? भय, भूख, झूठ, अन्याय, अत्याचार, ये 15 महीने का राज। किसी का कर्ज माफ, किसी की फीस माफ, कुल मिलाकर 15 महीने में पूरा प्रदेश ही साफ कर दिया। कमलनाथ जी का कमलनाथ जी की रावण राज था, राम राज नहीं था। क्योंकि भय कितना था, लूट कितनी थी, अन्याय कितना था, आतंक कितना था, गरीबों को सताए कितना जाता था, बेटियां कितनी त्रस्त थी, उनको आज दिनांक तक उनके कन्यादान का पैसा नहीं मिला, तीर्थ दर्शन बंद था। यही राम राज है जिसमें तीर्थ दर्शन योजना बंद हो जाए। रावण राज था, और ऐसा रावण राज जो अहंकार से भरा हुआ, जो मद में भरा हुआ, उस राज का 20 मार्च को अंत हुआ। रावण राज की लंका जली और राम राज का प्रगटीकरण हुआ। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को रावण राज बताने के बाद सियासी बाण चलना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में दुशासन हावी है, जगह जगह चीरहरण हो रहे हैं, प्रदेश में बलात्कार, छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार के मंत्री के भाई दुशासन की तरह कपड़े निकालने की बात कह रहे हैं। रामेश्वर शर्मा को दिखाई पड़ रही हैं आज जो सरेआम निर्वस्त्र हो रही हैं, द्रौपदियाँ भरी सभाओं में बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। ये कौन सा राज है? भगवान का राज है कि ये कुरुओं का राज है, दुशासनों का राज है? आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के, मंत्राणियों के भाई सरेआम कह रहे हैं कि कपड़े उतार देंगे तेरे, और ये जो है ये इनके भगवान जी का राज चला रहे हैं। ये शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? वहीं एमपी में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा हुआ है। आज कोरोना के नए मामले 1100 के पार जा पहुंचे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1140 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इंदौर में 309, भोपाल में 272, जबलपुर में 97 नए मरीज मिले। एमपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद लगातार बढ़कर 6609 जा पहुंची है। बंगाल से भोपाल पहुंचे सीएम शिवराज ने मंत्रालय में एक आपात बैठक भी बुलाई है। और प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। प्रमोद, लगातार जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, कई सारे फैसले लिए गए हैं, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। अब जानकारी ये भी है कि मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई गई है सीएम के द्वारा। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और नाइट कर्फ्यू की 2 रात हो गई है ऐलान हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना का ग्राफ कंट्रोल में होते नहीं दिख रहा है। और यही वजह से मुख्यमंत्री बंगाल से लौटे हैं तो सीधे एयरपोर्ट से मंत्रालय पहुंच रहे हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, इसके साथ साथ हेल्थ पीएस को भी बुलाया गया है और ये आपातकाल बैठक बुलाई गई है। जरूरी भी है क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रिया, आज भी देखिए 1140 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इंदौर, भोपाल में तो कोरोना विस्फोट जैसे हालात हैं। इंदौर में 309 तो भोपाल में 272, जबलपुर में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और 100 के पास पहुंच गया। 57 मामले सामने आए हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री कलेक्टरों से भी चर्चा करेंगे। ठीक है प्रमोद, देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि चर्चा में किन बिंदुओं पर यहाँ पर बातचीत होती है और साथ ही साथ
आगे को लेकर क्या कुछ रणनीति बनती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश हुई, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप 5 तस्वीरों को देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की। बारिश किसानों पर आफत बनकर टूटी है, गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई। दूसरी तस्वीर इंदौर की है। बारिश हुई, ग्रामीण इलाकों में ओले भी गिरे। तीसरी तस्वीर खरगोन की है। भगवानपुर वनांचल में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। ओलावृष्टि से सड़कें सफेद हो गई, गेहूं और चने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। चौथी तस्वीर ग्वालियर की। धूल भरी आंधी चल रही है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो रही है। पांचवी तस्वीर धार की है। धार में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। इधर ग्वालियर के बाद अब जबलपुर में भी दूध के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ती महंगाई का हवाला देकर दूध डेयरी संचालकों ने दूध के दाम में प्रति लीटर 4 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद अब 56 रुपए की बजाय 60 रुपए प्रति लीटर दूध मिलेगा। डेयरी संचालकों के अनुसार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई हैं। खली चूनी दवाइयां महंगी मिल रही हैं। डेयरी से जुड़े वाहनों पर भी खर्च बढ़ गया है और इसलिए दाम बढ़ाए दिए गए हैं। इससे पहले 11 मार्च को ग्वालियर में दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए महंगा किया गया था। ज़्यादा बिगड़ेगा भैया, दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है, उसमें दवाई वगैरह का खर्चा भी होना चाहिए, कहाँ से करेंगे। बस सरकार से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि महंगाई कम हो। पहले तो पेट्रोल जैसे तैसे आदमी अपने आप को वो करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद अब दूध, सरकार दूध नियंत्रण कुछ कर नहीं रहा है। डेयरी वाले अपनी मनमानी के रेट बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं तो दूध देना बंद कर देते हैं।